साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था नेचर एंड काइंड्स ऑफ द हिंदू मैरिज। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू मैरिज सेक्शन 5 to 8। सेक्शन 5 कंडीशंस फॉर ए हिंदू मैरिज। हिंदू विवाह की शर्तें। ए हिंदू मैरिज may be solemnized between any two Hindus if the following conditions are fulfilled। दो हिंदुओं के बीच में विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा यदि कुछ शर्तें हैं सेक्शन 5 में उनकी पूर्ति हो जाए तो सेक्शन 5 में जो फर्स्ट सबसेक्शन है, पहली कंडीशन है neither party has a spouse living at the time of the marriage। विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार का ना तो वर की कोई जीवित पत्नी होनी चाहिए और ना वधू का कोई जीवित पति होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, एट द टाइम ऑफ द मैरिज neither party A is incapable of giving valid consent to it in consequences of unsoundness of the mind, or though capable of giving valid consent has been suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent to be as unfit for marriage or procreation of the children, or C has been subject to recurrent attack of insanity, और ब्रैकेट में इसमें कुछ 3 क्रॉस लगे हुए हैं, उनका अपने आप में एक मीनिंग है। तो सेकंड कंडीशन, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार ए चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान्य सहमति देने में असमर्थ ना रहा हो, या विधिमान्य सहमति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित न रहा हो कि वह विवाह अनफिट फॉर मैरिज, विवाह के अयोग्य है, या प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन, संतान उत्पत्ति के अयोग्य है, या हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसेनिटी। ब्रैकेट में कुछ क्रॉसेज लगे हुए हैं, इनका मतलब यह है कि यहां इस जगह पर पहले एपिलेप्सी था। एपिलेप्सी मिर्गी वर्ड था, तो उस मिर्गी शब्द को हमने आगे हटा दिया गया है। तो द वर्ड एपिलेप्सी इज ओमिटेड बाय द मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1999। थर्ड पॉइंट, द ब्राइडग्रूम हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ द 21 ईयर and the bride is the age of 18 year। यानी कि एज के बारे में बताता है। जिस समय मैरिज हो रही है उस समय लड़के की आयु 21 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए और लड़की की आयु 18 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। एंड फोर्थ क्लॉज सबसेक्शन 4 धारा 5 की उपधारा 4, द पार्टीज आर not within the degree of prohibited relationship unless the custom or usage governing each of them permit of the marriage between the two। मतलब विवाह के दोनों पक्षकार आपस में प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर नहीं होने चाहिए जब तक कि उन्हें शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथाओं के द्वारा उन दोनों के बीच में विवाह की अनुमति ना हो। और इसी तरीके से क्लॉज 4 में द पार्टीज आर नॉट सपेंडाज ऑफ ईच अदर unless
the custom or usage governing each of them permit of the marriage between the two, यानी कि दोनों पक्षकार आपस में सपिंड संबंधी नहीं होने चाहिए जब तक कि कोई रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच में विवाह को अनुज्ञात या विवाह की अनुमति ना दी जाए। अब हम इसको 1 by 1 डिस्कस करते हैं और इसका इन्हें एक ब्रीफ याद करने के लिए इनके छोटे छोटे हेडिंग बना लेते हैं। फर्स्ट, मोनोगेमी। सेकेंड, मेंटल कैपेसिटी। incapacity to consent or mental disorder. Third, age of marriage, विवाह की आयु। Fourth, the parties are not within the degree of prohibited relationship. And fifth, the parties are not subordinate of each other. स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको इनके 5 जो क्लॉजेज हैं, 5 क्लॉजेज हैं, उनके हेडिंग्स में इन्हें हमें डिवाइड कर दिया ताकि अध्ययन की दृष्टि से समझने में इनको आसानी हो जाए। तो अब हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, मोनोगेमी। सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1, neither party has a spouse living at the time of the marriage, यानी कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से ना तो वर की कोई जीवित वधु होनी चाहिए और ना ही वधु का कोई जीवित वर होना चाहिए। देखिए, जब भी कोई हिंदू मेल या हिंदू फीमेल मैरिज कर रही है तो उस स्थिति में जिस समय मैरिज की जा रही है उनका कोई जिंदा हस्बैंड या जिंदा वाइफ नहीं होनी चाहिए। तो इस सेंस में वो अनमैरिड होने चाहिए, वो डाइवोर्सी हो सकते हैं, वो विडो हो सकती है, वो विडोअर हो सकता है, लेकिन मैरिड पर्सन मैरिज नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि हिंदू मैरिज एक्ट मोनोगेमी को अलाउ करता है और बाइगेमस मैरिज को प्रोहिबिटेड करता है, द्विविवाह को रोकता है, द्विविवाह को निषिद्ध बनाता है। अब मोनोगेमी में पॉलीगेमी एंड पॉलीएंड्री, मतलब मोर देन वन वाइफ, मोर देन वन हस्बैंड। किसी भी व्यक्ति की एक से अधिक वाइफ नहीं हो सकती, किसी भी महिला की एक से अधिक पति नहीं हो सकते। तो पॉलीगेमी प्रोहिबिटेड है, पॉलीएंड्री प्रोहिबिटेड है। सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1
बाइगेमस मैरिज को प्रोहिबिटेड बनाता है। यानी कि द्विविवाह पर रोक लगाता है, द्विविवाह को निषिद्ध बनाता है। अब मेन चीज ये है कि यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 5 का सबसेक्शन फर्स्ट का वायलेशन करता है, यदि कोई व्यक्ति धारा 5 की उपधारा 1 का उल्लंघन करते हुए मैरिज कर लेता है, तो उस मैरिज की क्या पोजीशन होगी? तो देखिए दो बातें, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 17 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सेक्शन 11 में ऐसी मैरिज, कौन सी मैरिज, जो सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1 का वायलेशन करके की गई है। जैसे एक मैरिड पर्सन है और वो मैरिड पर्सन अपनी एक हिंदू मेल है और उसकी एक वाइफ है, अपनी वाइफ के रहते हुए वो दूसरी मैरिज करता है, तो ऐसी मैरिज सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज कहलाएगी। एंड सेक्शन 17 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट बाइगेमस मैरिज को, दूसरे विवाह को एक पेनल ऑफेंस बनाता है, दंडनीय अपराध बनाता है। और इसमें क्या प्रोविजन है कि बाइगेमस मैरिज इज ए पेनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 494 एंड 495 आईपीसी। यदि कोई हिंदू मेल या फीमेल अपने पति या पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी मैरिज करता है, तो ये एक पेनल ऑफेंस, दंडनीय अपराध माना जाएगा और आईपीसी के सेक्शन 494 एंड 495 में ये पनिशेबल ऑफेंस है। उसे आईपीसी की धारा 494 और 95 में दंडित किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ केस लॉ देख लेते हैं। देखिए, आमतौर पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई हिंदुओं में जब बाइगेमस मैरिज को पनिशेबल ऑफेंस बनाया हुआ है, तो बहुत लोग हैं जिन्होंने दूसरी मैरिज कर ली और वो दूसरी वाइफ के साथ रह रहे हैं। देखिए, मैं इसे आपको क्लियर कर देता हूं। दरअसल ऐसे लोग जो पहले से ही मैरिड हैं और जब वो दूसरी मैरिज करते हैं, तो वो एक तरीके से मैरिज नहीं होती, वो एक तरीके से नौटंकी होती है। नौटंकी कैसे होती है कि इस दूसरी मैरिज में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट किसी भी प्रकार की सेरेमनीज, किसी भी प्रकार के राइट्स सोलेमनाइज्ड नहीं होते। ऐसी जो दूसरी मैरिज है वो किसी भी प्रकार के रीति रिवाजों से, किसी भी प्रकार के अनुष्ठानों से संपन्न नहीं होती। और यही कारण है क्योंकि हम उसे सेक्शन 494, 495 में तभी पनिश कर सकते हैं जब दूसरी मैरिज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग की गई है। उसके अकॉर्डिंग कैसे कि जिस तरीके से पहली मैरिज होती है, चाहे वो कस्टमरी सेरेमनीज को सोलेमनाइज्ड करके की गई हो या वो शास्त्रिक सेरेमनीज को सोलेमनाइज्ड करके की गई हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई केसेज हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जब तक दूसरी मैरिज वैलिड मैरिज नहीं है, सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं की गई है, सोलेमनाइज्ड नहीं की गई है, तो हम उस व्यक्ति को पनिश नहीं कर सकते। अगर एक मैरिड पर्सन किसी अदर फीमेल के साथ रह रहा है और उसने मैरिज नहीं की है या मैरिज की है उसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है, तो उसे हम बाइगेमस मैरिज में पनिश नहीं कर सकते। इस तरीके के 3-4 केस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए गए हैं। भाऊराव शंकर वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र,
सेकंड केस है प्रिया बाला घोष वर्सेज सुरेश चंद। थर्ड केस है राम प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। फोर्थ केस ईश्वर सिंह वर्सेज हुकुम कौर। और एक और केस है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, डॉक्टर मुखर्जी वर्सेज स्टेट। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया इन दोनों केसेज में, वो इस तरीके से जजमेंट था कि बाइगेमस मैरिज में किसी भी व्यक्ति को तब तक पनिश नहीं किया जा सकता जब तक कि सेकंड मैरिज वैलिड मैरिज ना हो। और सेकंड मैरिज वैलिड तभी मानी जाएगी जब वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग सोलेमनाइज्ड हुई हो, सोलेमनाइज अनुष्ठापन हुआ हो और उसका उसी तरीके से विवाह हुआ हो जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज और कर्म कांडों के अनुसार उसका अनुष्ठापन हुआ है। तो आमतौर पर जितने भी जो लोग हैं वो सेकंड मैरिज का कोई प्रूफ नहीं छोड़ते, या वो वैसे ही एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं, गारलैंड एक्सचेंज करके वो मैरिजेज कर लेते हैं या मंदिर में जाकर के वो मैरिजेज कर लेते हैं, उसका कोई भी प्रूफ नहीं होता और वो एक दूसरे के साथ। तो इस एक दूसरे के साथ रहने से हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों ने मैरिज की है, और इसीलिए ये लोग 494, 495 में एक्विटल हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं। लेकिन ये जो दो केस हैं, रामप्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड ईश्वर सिंह वर्सेज हुकुम कौर, इन्होंने एक अजीब लॉजिक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया कि ये जो सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1 है, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। कि भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर क्यों किया जाए? कि ये आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। कि भाई धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कैसे करता है? कि रामप्रसाद जी का कहना यह था कि भाई हिंदू धर्म शास्त्रों में मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुत्र का होना जरूरी है, और चूंकि मेरी जिस महिला से मैरिज हुई है उसके लड़की लड़की हैं, तो एक अजीब लॉजिक था। तो पहली बात, इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरी मैरिज करेंगे उससे लड़का ही होगा? तो ये इस लॉजिक को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और ये कहा कि सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1 आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं करता है। और ईश्वर सिंह वर्सेज हुकुम कौर के केस भी इसी तरीके का था। इसमें क्या हुआ था कि ईश्वर सिंह की वाइफ ने ईश्वर सिंह को अलाउ कर दिया था दूसरी मैरिज करने के लिए। तो इसने एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि भाई मेरी वाइफ ने कंसेंट दे दी है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी वाइफ कौन होती है? हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 का वायलेशन करने के लिए कहने वाली। मतलब आपकी पत्नी ये कहेगी कि आप कानून का उल्लंघन करो और आप कानून का उल्लंघन करेंगे, यानी कि दूसरी मैरिज वाइफ की कंसेंट से भी नहीं की जा सकती। एंड डॉक्टर मुखर्जी वर्सेज स्टेट का जो केस है बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि डॉक्टर मुखर्जी मैरिड थे। मैरिड होने के बाद इन्होंने एक लड़की से मैरिज की और उस लड़की से किस तरीके से मैरिज इन्होंने की कि पहले इन्होंने एक मून सेरेमनी चंदा मामा को विटनेस माना और चंदा मामा को साक्षी मानते हुए एक दूसरे ने एक्सचेंज ऑफ गारलैंड, उसने उस लड़की को माला पहना दी और उस लड़की ने डॉक्टर साहब को माला पहना। उसके बाद ये काली टेम्पल गए, काली माँ के मंदिर गए और माता जी को साक्षी मानते हुए
एक दूसरे ने अपने आप को हस्बैंड एंड वाइफ डिक्लेयर कर लिया। और थर्ड आनंद कारज, ये गुरुद्वारा साहिब गए और गुरुद्वारे में आनंद कारज के अकॉर्डिंग इन्होंने मैरिज की। तो देखिए डॉक्टर मुखर्जी ने 3 सेरेमनी सोलेमनाइज्ड की, लेकिन वो सेरेमनी सोलेमनाइज नहीं की जो डॉक्टर मुखर्जी की सोसाइटी में होती है, डॉक्टर मुखर्जी की कम्युनिटी में होती है। तो जब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, तो जब उन्होंने उन रीति रिवाजों का या उन अनुष्ठानों का जो विवाह के लिए आवश्यक हैं उनको संपन्न ही नहीं कराया, तो ये एक तरीके से जो 3 उन्होंने काम किए हैं, एक तरीके से नौटंकी की है, इनके आधार पर हम उन्हें हस्बैंड वाइफ नहीं कह सकते और डॉक्टर मुखर्जी को बाइगेमस मैरिज के लिए पनिश नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? कि सेकंड मैरिज वैलिड ही नहीं है, सेकंड मैरिज सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग परफॉर्म ही नहीं हुई है, तो फिर हम डॉक्टर मुखर्जी को कैसे पनिश कर सकते हैं सेक्शन 494 में। इसलिए इस दूसरे विवाह को कोर्ट ने वैलिड नहीं माना। नेक्स्ट जो हमारा सबसेक्शन 2 है, मेंटल कैपेसिटी। मेंटल कैपेसिटी, इनकैपेसिटी टू कंसेंट और मेंटल डिसऑर्डर। इसमें 2 बातें हैं कि भाई एट द टाइम ऑफ द मैरिज, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड नहीं होना चाहिए, यानी कि उनमें से कोई भी पागल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इस प्रकार का कोई मेंटल डिसऑर्डर भी नहीं होना चाहिए जिससे कि वो मैरिज के लिए अनफिट हो और प्रोक्रिएशन, अनफिट फॉर मैरिज और प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन, विवाह के अयोग्य है और संतानोत्पत्ति के अयोग्य है। तो यदि इस तरीके का कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो हम उस व्यक्ति को भी इनकैपेबल फॉर द मैरिज अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 उसे हम अनसाउंड माइंड मानेंगे और उसे मैरिज के लिए कैपेबल नहीं मानेंगे। और इसी में जो थर्ड पॉइंट था हमारा, हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसेनिटी और एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी, मिर्गी के बारे में मैंने आपको बताया कि मिर्गी को द वर्ड एपिलेप्सी इज ओमिटेड बाय द मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1999। लेकिन देखिए सेक्शन 5 के सबसेक्शन 2 की बात की जाए तो ये जो सेक्शन है ये मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा सब इंस्टीट्यूट किया गया है। इससे पहले ये प्रोविजंस सेक्शन 5 में नहीं थे। तो इससे पहले यानी कि ओरिजिनल हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के सबसेक्शन 2 में क्या था? नाइदर पार्टी शुड बी एन इडियट और ल्यूनेटिक एट द टाइम ऑफ द मैरिज। मतलब विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार जड़ बुद्धि या पागल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का यानी कि अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड मे बी एग्जिस्ट जस्ट बिफोर द मैरिज। नहीं, ये जो भी अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड है ये एट द टाइम ऑफ द मैरिज होनी चाहिए। यदि अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड आफ्टर द मैरिज हुई है, यानी कि विवाह के समय का पागलपन है वो यहाँ कवर होगा, एक दूसरे को देख करके पागल हुए वो यहाँ कवर नहीं होगा, वो
फिर डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड सेक्शन 13 में। इसलिए हम ये कहते हैं कि अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड एग्जिस्ट में बी जस्ट बिफोर द मैरिज। तो 1955 में जो प्रोविजन था उसे हमने बदला और इसका स्कोप और बढ़ा करके सेक्शन 5 के सबसेक्शन 2 में 3 बातें ए, बी और सी, इन तीनों के बीच में यह लगा हुआ है, यानी कि किसी भी एक ग्राउंड पर इस तरीके से उसे इनकेपेबल मान लिया जाएगा। तो सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2 हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, इसमें एक चीज और है कि यदि कोई भी व्यक्ति सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2 का वायलेशन करता है, यदि कोई व्यक्ति उपधारा 2 का वायलेशन करके कोई मैरिज करता है तो ऐसी मैरिज सेक्शन 12 में वॉइडेबल मानी जाएगी। यह एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड में नॉट इंक्लूड मेंटल वीकनेस, फुलिशनेस, बुरिशनेस, एक्सेसिव सेंटिमेंटलिटी। मतलब ये छोटी मोटी बातें जैसे बेवकूफी है, सनकीपन है, मंद मूड है या अत्यधिक भावुक व्यक्तियों को इस कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। थर्ड पॉइंट है एज ऑफ द पार्ट। At the time of the marriage, bridegroom has completed the age of 21 year and the bride the age of 18 year at the time of the विवाह के समय यदि लड़का है तो उसकी एज 21 ईयर होगी और लड़की है तो उसकी एज 18 ईयर होगी। इस रेफरेंस में हमारे पास एक एक्ट है जो बहुत पहले चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए हम लाए थे, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 और फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978। दरअसल जो बाल विवाह अधिनियम 1929 था उसमें एज ऑफ मैरिज लड़के की 18 थी और लड़की की 15 थी। तो इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये इस एज को बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया और आज की डेट में जो एज है वो इसी अमेंडमेंट एक्ट से हुई थी। बाद में हमने हिंदू मैरिज एक्ट में भी इसी एज को रखा, यानी कि लड़के की एज 21 ईयर ओल्ड एंड लड़की की जो आयु है वो 18 साल होनी चाहिए। लेकिन देखिए चाइल्ड मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट हम 1929 में लेकर के आ गए और इसमें बाद में हमने अमेंडमेंट कर दिया 1978 में। तो यानी कि चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए हम 1929 से प्रयास कर रहे हैं और अब जाकर के हमें थोड़ी थोड़ी उसमें सफलता मिलने लगी है। लेकिन यदि इस प्रोविजन का वायलेशन होता है, यदि इस प्रावधान का उल्लंघन होता है तो मैरिज की वैलिडिटी क्या होगी? भाई दो बच्चे हैं, एक की एज 7 ईयर है, लड़का 7 ईयर का है और लड़की 5 ईयर की, या लड़का 10 ईयर का है, लड़की 8 ईयर की। ब्राइड ग्रूम हैज 14 ईयर एंड ब्राइड 12 ईयर, इन सब की मैरिज हो जाती है। इस मैरिज की वैलिडिटी क्या है?
तो देखिए हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ये मैरिज वैलिड मैरिज है। भले ही आज ही 2 बच्चों का जन्म हुआ है और इनकी यदि मैरिज करवा दी जाती है तो अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट वैलिड वैलिड वैलिड। क्यों है वैलिड? क्योंकि ना तो सेक्शन 11 में वॉइड है और ना ही सेक्शन 12 में वॉइडेबल। तो फिर भाई ये एक्ट क्या कर रहे थे? तो देखिए हमारी लेजिस्लेचर ने ये काम बहुत अच्छा किया था। क्यों अच्छा किया था? कि इस समय और इस समय चाइल्ड मैरिजेज का ही दौर था। यदि उस समय की बात की जाए या आप कभी जिनके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर या बहुत से लोगों की तो मदर फादर जो हैं उनसे भी यदि आप पूछोगे तो उनकी मैरिज 18, 20, 21 इस रेंज में उनकी हुई है। ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर की तो मैरिज 15 ईयर 16 ईयर उसमें हो गई। तो यदि इन मैरिजेज को हम वॉइड या वॉइडेबल बनाते तो इस तरीके से तो उस समय लगभग 70% मैरिजेज या तो वॉइड होती या वॉइडेबल हो जाती। इसलिए हमने केवल इन्हें रोकने के लिए कुछ एक्ट बनाए जिनमें से ये 2 एक्ट हैं। तभी तो इन दोनों एक्ट्स के बारे में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के बारे में ये कहा जाता है कि ये टीथलेस टाइगर है। ए डॉग दैट बार्क बट नॉट बाइट, यानी कि एक ऐसा कुत्ता जो केवल भौंकता है, पॉमेरियन, खाता नहीं है। इसीलिए इन एक्ट्स का क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, मनुस्मृति में भी इस तरीके के प्रोविजन है। ऑस्टिन ने भी कहा है कि जब तक किसी एक्ट या लॉ के पीछे सेंशन नहीं होती तो उस एक्ट के एनफोर्समेंट में प्रॉब्लम आती है, लोग उसका पालन नहीं करते। लेकिन आज की डेट में अब थोड़ा थोड़ा हम इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं और एक दूसरा एक्ट और हमारी लेजिस्लेचर ने पास किया, द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006। इसमें चाइल्ड मैरिज के लिए चाइल्ड मैरिज को वॉइडेबल भी बनाया है और चाइल्ड मैरिज को वॉइड भी बनाना है। इस सेक्शन 3 में वॉइडेबल मैरिज से और सेक्शन 12 में वाइड मैरिज से रिलेटेड प्रोविजन है। इन दोनों सेक्शंस में यह कहा गया है चाइल्ड मैरिज इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हु इज माइनर एट द टाइम ऑफ द मैरिज। यानी कि यदि कोई बाल विवाह करता है तो उन बाल विवाह के दोनों पक्षकारों को यह विकल्प होगा या उस पक्षकार को यह ऑप्शन होगा जिसकी एज उस समय कंप्लीट नहीं थी, तो वो अपनी मैरिज को इस एक्ट में वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है। वॉइडेबल जब कोर्ट में जाकर के ये मैरिज नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी। और ये चूंकि ये टेरिटोरियल लॉ है तो हिंदूज पर भी अप्लाई होगा, मुस्लिम्स पर भी अप्लाई होगा, क्रिश्चियंस पर भी अप्लाई होगा। ये पर्सनल लॉ एक तरीके से नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन चाइल्ड्स के लिए एक सेक्शन 3 में चाइल्ड मैरिज को वॉइडेबल मैरिज डिक्लेयर किया और सेक्शन 12 में चाइल्ड मैरिज वॉइड भी हो सकती है, लेकिन उसकी परिस्थिति यह है कि जब उन चाइल्ड्स को एंटाइज किया गया हो, टेकिंग किया गया हो उनके लीगल गार्जियनशिप में से, यानी कि विधिपूर्ण संरक्षकता में से ऐसे बच्चों को ले जाया गया हो या ऐसे बच्चों को बहका करके ले जाया गया हो या उन बच्चों की ट्रैफिकिंग की गई है या उन बच्चों को इस पर्पस से उनकी ट्रैफिकिंग की गई है कि उन्हें ले जाकर के बेच दिया जाए, सोल्ड कर दिया जाए या मैरिज के लिए उन्हें
इंड्यूस किया गया है, तो ऐसे केसेज में ऐसी मैरिज को सेक्शन 12 में वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। फोर्थ प्रोविजन हमारा है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। देखिए, जो मैंने आपको डेफिनेशन क्लॉज हिंदू मैरिज एक्ट का पढ़ाया है, उसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, सेक्शन 5 ये कहता है कि द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस द कस्टम और यूजेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट ऑफ मैरिज बिटवीन द टू। ये दोनों पक्षकार आपस में प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर नहीं आने चाहिए जब तक कि रूढ़ी या प्रथाओं के द्वारा उनके विवाह को एलाउ ना कर दिया जाता है। उसी तरीके से सपिंड रिलेशनशिप में भी यही प्रोविजन है कि माता की तरफ से 3 पीढ़ी, 3 जनरेशन इन द लाइन ऑफ असेंट थ्रू द मदर साइड एंड 5th जनरेशन इन द लाइन ऑफ असेंट थ्रू द फादर साइड सपिंड रिलेटिव होते हैं, और सपिंड रिलेटिव्स के बीच में मैरिज नहीं की जा सकती। लेकिन इन दोनों प्रोविजंस में एक कस्टम, और वो क्या कह रहा है, अनलेस द कस्टम और यूजेज गवर्निंग ईच ऑफ देम, यानी कि ऐसी रूढ़ी या प्रथाएं जिनसे वो पार्टीज गवर्न होती हैं, यदि वो अलाउ करती हैं। तो देखिए, जब मैंने आपको डेफिनेशन क्लॉज में कस्टम को डिफाइन किया था, तो कस्टम के बारे में डिटेल में मैंने बताया था। सेक्शन 5 के क्लॉज 4th एंड क्लॉज 5th में हम ये कह रहे हैं कि पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, लेकिन साथ के साथ ये क्लॉज ये कह रहा है कि इसका एक्सेप्शन कस्टम है। यदि किसी कास्ट में, किसी कम्युनिटी में उसकी कस्टम अलाउ करती है, उसका कस्टमरी लॉ अलाउ करता है कि भाई डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज हो जानी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि भाई ब्रदर्स वाइफ विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ब्रदर्स वाइफ से मैरिज नहीं की जा सकती। लेकिन राजस्थान में इस तरीके की कस्टम है कि ब्रदर्स वाइफ से, जब ब्रदर्स की डेथ हो जाती है, तो जो भाभी जी हैं उनसे मैरिज की जा सकती है, और इस मैरिज को चूड़ा प्रथा या चादर प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो हम भी ये कह रहे हैं कि भाई यदि आपकी कस्टम और यूजेज अलाउ करते हैं, तो फिर विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी की जाने वाली मैरिज वैलिड मैरिज मानी जाएगी। साउथ में भी एक इस तरीके की कस्टम है कि मामा भांजी के बीच में मैरिज हो जाती है। कुछ सालों पहले तो इस तरीके का एग्जाम्पल आया था न्यूज़पेपर में कि 2 बहनों में झगड़ा हो गया, वो दोनों ही बहनें अपनी अपनी लड़की की मैरिज अपने भाई के साथ करना चाह रही थी, और बाद में उस झगड़े का निपटारा कैसे हुआ पता है? बाद में उस झगड़े का जो निपटारा हुआ कि उन दोनों बहनों के भाई ने कहा कि दोनों को लड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों ही अपनी अपनी लड़की की शादी मेरे से कर दो। हालांकि सेक्शन 5 इस पर रोक लगाता है, सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, लेकिन उसने कह दिया तो भाई जब किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोर्ट में उसे चैलेंज ही नहीं कर रहा है, तो 2 पत्नियां साथ साथ रह रही हैं उसकी। तो इस तरीके से साउथ में मामा बहन जी की भी शादी हो जाती है, ब्रदर्स वाइफ के साथ भी मैरिज की जा सकती है चादर प्रथा एंड चूड़ा प्रथा के अकॉर्डिंग, और उसी तरीके से सपिंड रिलेशनशिप में मैरिज नहीं की जा सकती। लेकिन यदि कस्टम अलाउ करता है तो सपिंड रिलेशनशिप में भी मैरिज की जा सकती। अब देखिए, जब मैंने आपको कस्टम पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी कस्टमरी लॉ तब बनता है जब उसमें फोर्स ऑफ लॉ आ जाता है। कस्टम के एसेंशियल एलिमेंट भी बताए थे। यहां मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि जैसे यदि क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई कस्टम को हिंदू मैरिज एक्ट में कहां वेटेज दिया गया है, किस जगह पर इंपॉर्टेंस दिया गया है, या कस्टम को हिंदू लॉज में किस जगह इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो यही सेक्शन
फिफ्थ के क्लॉज फोर्थ एंड क्लॉज फिफ्थ में कस्टम या कस्टमरी लॉ को इंपॉर्टेंस दिया गया है। सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट में कस्टमरी लॉ को इंपॉर्टेंस दिया गया है। एंड सेक्शन 10 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम में भी कस्टमरी लॉ को इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन 5 कंप्लीट होता है। सेक्शन 6 गार्जियनशिप इन मैरिज, इसे रिपीट कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हमारे पास इससे रिलेटेड एक्ट है द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज सेक्शन 7 में हिंदू विवाह के अनुष्ठान, मतलब हिंदू विवाह किन अनुष्ठानों के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। तो देखिए सेक्शन 7 में सेक्शन 7 क्लॉज फर्स्ट ए हिंदू मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी देयर टू। हिंदू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी के भी रूढ़िगत रीति रिवाजों और कर्म कांडों के अनुसार अनुस्थापित किया जा सकेगा। और जो सेकंड क्लॉज है, जहां की ऐसे रीति रिवाजों और कर्म कांडों में सप्तपदी 7 स्टेप आता हो, वहां विवाह पूर्ण तथा आबद्ध कर तब होगा जब वर और वधू दोनों ने मिलकर के 7वां पद 7 स्टेप कंप्लीट कर लिया हो। Where such rite and ceremonies include the Saptapadi, the marriage become complete and binding when the 7th step is taken। जब दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से ये जो 7 स्टेप वर्ड यहाँ यूज किया गया है, इसे आप 7 राउंड अराउंड द फायर यानी कि 7 फेरे आप इसे कह सकते हैं। और हमारे एक्ट में उसे 7 स्टेप वर्ड यूज किया गया। तो देखिए सेक्शन 7 को यदि हम डिटेल में डिस्कस करें तो सेक्शन 7 में 2 बातें बताई गई हैं। 2 बातें क्या बताई गई हैं? फर्स्ट है कस्टमरी सेरेमनी, एंड सेकंड क्लॉज बात करता है शास्त्रिक सेरेमनी, रूढ़िगत अनुष्ठान एंड शास्त्रिक अनुष्ठान। हिंदू मैरिज का बेयर एक्ट ले आना और इससे रिलेटेड बुक भी हैं, डॉक्टर पारस दीवान हैं, यूपीडी केसरी हैं, मुल्ला है, बोथ मीडियम में अवेलेबल हैं मार्केट से। इन 2 चीजों को जरूर परचेज कर लेना। सेक्शन 7 क्लॉज फर्स्ट कस्टमरी सेरेमनी की बात करता है। सेक्शन 7 क्लॉज सेकंड शास्त्रिक सेरेमनीज की बात करता है। भाई रूढ़िगत अनुष्ठान क्या है? सेक्शन 7 क्लॉज फर्स्ट क्लियरली कह रहा है कि हिंदू मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस with the customary rites and ceremonies of either party। मतलब हिंदू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी के भी रूढ़िगत रीति रिवाजों और कर्म कांडों के अनुसार अनुस्थापित किया जा सकेगा। इसका मतलब ये है
कि भाई आपकी सोसाइटी में, आपकी कास्ट में, आपकी कम्युनिटी में जिस तरीके से मैरिज हो रही है उस तरीके से आप मैरिज कर लो। हिंदू मैरिज एक्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमरी राइट्स, कस्टमरी सेरेमनीज के अकॉर्डिंग मैरिज को सोलेमनाइज किया जा सकता है। अब इससे रिलेटेड हम केस लॉ देखें तो धामा वर्सेज एम्परर, चार केस हमारे पास, धामा वर्सेज एम्परर, तिरुमलाई वर्सेज एडी राजगम्मा, चरणजीत वर्सेज गुरुदयाल एंड भीमे वर्सेज मिसल। देखिए साउथ इंडिया में एक कास्ट होती है संथाल। साउथ इंडिया में एक कास्ट होती है जिस कास्ट का नाम है संथाल। संथालों में जो मैरिज होती है वर के द्वारा, लड़के के द्वारा लड़की की मांग में सिंदूर डाल दिया जाता है और मैरिज कंप्लीट हो जाती है। बर्मिलियन ऑफ स्मीयरिंग बाय द ब्राइडग्रूम ऑन द फोरहेड ऑफ द ब्राइड, यानी कि वर के द्वारा वधू की मांग में सिंदूर डाल दिया जाता है। इट इज ओनली नेसेसरी सेरेमनीज फॉर द मैरिज। सेकंड, ये जो नाहन जाति है ये भी साउथ इंडिया में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि ब्राइड ग्रूम के द्वारा ब्राइड की नेक में एक वेदवीता थाली, एक वेदवीता थाली को बांध दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ मंगलसूत्र पहनाते हैं उसी तरीके से, लेकिन मंगलसूत्र पहनाने से मैरिज नहीं होती है, लेकिन वहां पर यदि लड़का लड़की के गले में वेदवीता थाली बांध देगा तो वो मैरिज कंप्लीट हो जाएगी। अब ये वेदवीता थाली क्या होती है? देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, समय का बदलाव आ रहा है, आजकल बाजारों में चांदी के नारियल आ गए, सोने के नारियल आ गए। हम पता नहीं इस नारियल को और जने खान लेके जाएंगे। जो नारियल था उसका हम अब यूज नहीं कर रहे, चांदी सोने के नारियल को हम मैरिज में दे रहे हैं। तो इस नाहन कास्ट में शुरुआत में, अब ये कस्टम्स क्यों पड़ी होंगी इसका भी कुछ रीजन है, लॉजिक है, लेकिन जब पब्लिकली इन बातों को बताया जाता है तो कुछ लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती। इस कास्ट में लड़के के द्वारा वेदवीता थाली उसे पहनाई जाती है। तो ये वेदवीता थाली क्या होती है कि एक मेटल का टुकड़ा होता है, और उस ये मेटल कोई भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया जब नारियल चांदी का होने लग गया तो ये धातु जो पहले लोहे की हुआ करती थी, पीतल की हुआ करती थी, कॉपर तांबे की हुआ करती थी, आज की डेट में ये चांदी की भी होने लग गई है, गोल्ड की भी होने लग गई है, वेट भी इसका ज्यादा होने लग गया है। तो हम केवल इतना जानना चाह रहे हैं कि इस वेदवीता थाली में एक मेटल, वो मेटल कुछ भी हो सकता है, सोना चांदी तांबा पीतल जस्ता जो भी है, उसमें चारों वेदों का नाम लिख दिया जाता है। और उन वेदवीता, उसको हम कहते हैं वेदवीता थाली,
और उस वेद वीता थाली को लड़के के द्वारा लड़की के गले में डाल दिया जाता है। तो भाई जब चारों वेद ही लटका दिए तो अब बचा क्या? तो इस तरीके से नाहन जाति में वेद वीता थाली से मैरिज हो जाती है। करेवा जो कास्ट है, करेवा कास्ट में देयर इज नो नेसेसरी सेरेमनी फॉर द मैरिज, कोई इस तरीके की म्यूचुअल कंसेंट से मैरिज हो जाती है। उसी तरीके से जो बुद्धिस्ट होते हैं, बौद्ध होते हैं, उनमें भी बाय म्यूचुअल कंसेंट से मैरिजेज हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई विशेष सेरेमनीज को वो परफॉर्म करें, सोलेमनाइज होता है। तो कहने का मेरा मतलब है सेक्शन 7 के क्लॉज फर्स्ट में कस्टमरी सेरेमनीज के बारे में बताया, और ये भी बताया गया है कि आइदर पार्टी, भाई दोनों पक्षकारों में से किसी एक, कभी कभी ऐसा भी होता है साउथ इंडिया से बारात आ गई नॉर्थ इंडिया में। अब साउथ इंडियंस की कस्टम्स कुछ अलग हैं, नॉर्थ इंडियंस की कस्टम्स कुछ अलग हैं। तो हमारे जो सेक्शन 7 क्लॉज 1 कह रहा है कि आइदर पार्टी किसी भी पक्षकार की सेरेमनीज को फुलफिल करके मैरिज की जा सकती है, और ऐसी मैरिज सेक्शन 7 क्लॉज फर्स्ट में वैलिड मैरिज होगी। लेकिन ये जो दूसरा क्लॉज है, ये बात शास्त्रिक सेरेमनी की करता है, और शास्त्रिक सेरेमनी में शास्त्रिक अनुष्ठान, अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी मैरिज के लिए असेंशियल शास्त्रिक अनुष्ठान कौन कौन से होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है। आप ये देखिए, अब तो फिर भी हमने इसे बहुत छोटा करते जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। बाकी मैरिज के जो फंक्शंस हैं बहुत पहले से शुरू हो जाते हैं, और मैरिज परफॉर्म हो जाती है उसके बाद तक चलते हैं। तो कई चीज ऐसी होती हैं, जैसे एक्सचेंज ऑफ गारलैंड, बरमाला। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या बरमाला पहनाने से मैरिज हो जाएगी, या जैसे हम कहें रिंग सेरेमनी, क्या रिंग सेरेमनी से मैरिज हो जाएगी, या जैसे हम कहते हैं एंगेजमेंट, टीका, लगन, इन सेरेमनीज को फुलफिल कर दी, क्योंकि ये सभी शास्त्रिक सेरेमनीज है, इन सेरेमनीज को फुलफिल कर दिया जाए तो क्या वो मैरिज कंप्लीट मान ली जाएगी? आप यकीन नहीं करेंगे, सोसाइटी में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं, टीका हो गया, लगन हो गई, एक्सचेंज ऑफ गारलैंड, बरमाला हो गई, और बरमाला पहनने के बाद बारातों को भागते हुए देखा है दूल्हा साहब, यानी कि दूल्हे के फादर और बाकी के और जो दो चार जो उनके नियर एंड डियर होते हैं, वो तो पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं, और बाकी बारात भाग रही है, किसी ने भी खाना नहीं, यानी कि ऐसे झगड़े हो जाते हैं, ऐसे डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो भाई टीका हो गया, लगन हो गया, सगाई हो गई, एक्सचेंज ऑफ गारलैंड हो गया, या जो वो तोरण होता है वो भी हो गया, मैरिज कंप्लीट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सेक्शन 7 के क्लॉज सेकंड में बहुत क्लियरली कहा हुआ है। क्यों? क्योंकि जहाँ 7 राउंड है, जहाँ 7 स्टेप हैं, वहाँ मैरिज कंप्लीट तब होगी जब दोनों के द्वारा ज्वाइंटली 7 स्टेप कंप्लीट कर लिया गया हो, पूर्ण कर लिया गया हो। मैरिज तभी वो बाइंडिंग होगी, तभी उस मैरिज को हम कंप्लीट मानेंगे। तो एसेंशियल सेरेमनी कौन सी हैं जिन्हें हम शास्त्रिक मैरिज सेरेमनीज में काउंट इंक्लूड कर सकते हैं? तो देखिए, कन्यादान, विवाह होम एंड पानी ग्रहण। जब भी आपके पास कोई इनविटेशन कार्ड आता है शादी से संबंधित, तो उसमें भी एक चीज लिखी हुई होती है, हालांकि हम देखते नहीं है, हम केवल ये देखते हैं कि डिनर का टाइम क्या है और प्लेस ऑफ मैरिज, मैरिज होम किस जगह है। बाकी उसमें ये चीज जरूर लिखी हुई होती है कि पाणी ग्रहण किस समय है। तो ये असेंशियल सेरेमनीज हैं, शास्त्रिक सेरेमनी। जब तक इनको परफॉर्म नहीं किया जाएगा, और इसी में सप्तपदी आती है,
क्यों? क्योंकि एक सीक्वेंस है सप्तपदी के लिए। पहले कन्यादान होता है, कन्यादान फादर मदर्स के द्वारा भी हो जाता है, कभी कभी मामा जी के द्वारा भी हो जाता है। उसके बाद अग्नि प्रज्वलित की जाती है। देखिए एक चीज मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि हिंदू मैरिज में ह्यूमन बीइंग विटनेस नहीं हो सकता, कोई मनुष्य विटनेस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हिंदू मैरिज इज ए इटर्नल यूनियन, होली यूनियन, इंडिविजुअल यूनियन। तो जो दैवीय बंधन है, होली यूनियन है, तो उसमें तो कोई विटनेस भी डिवाइन ही होगा, यानी कि जो गवाह होंगे, जो साक्षी होंगे, वो भी देवी देवता ही होंगे। तो इस सेंस में ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है कि हिंदू मैरिज में विटनेस कौन होता है। तो फिर भी बहुत से लोग एक विटनेस को तो बता देते हैं कि भाई पायस फायर जो है, पवित्र अग्नि, अग्नि में जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग इस चीज को भी नहीं जानते कि जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो उसमें स्वाहा बोला जाता है। तो ये स्वाहा ही क्यों बोला जाता है और कुछ क्यों नहीं बोला जाता? तो देखिए विवाह होम के समय स्वाहा बोला जाता है। स्वाहा अग्निदेव जी की धर्म पत्नी का नाम है, वो इसी से ही प्रसन्न होते हैं। तो वो जैसे हम कहते हैं ना, ये वाइफ इज हाफ ऑफ हर हस्बैंड, तो दोनों मिल गए। तो उसी तरीके से हम ये अपेक्षा करते हैं कि भाई उसी तरीके से इनका मिलन इंडिविजुअल तरीके से हो, अटूट बंधन ये रहे, इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई आगे मैट्रिमोनियल लाइफ में परेशानी ना हो। और इसके बाद एक दूसरा जो विटनेस है वो ध्रुव तारा, क्योंकि ध्रुव तारा कभी अस्त नहीं होता, चाहे दिन में आप पाणी ग्रहण सप्तपदी कीजिए, रात में कीजिए, किसी भी समय कीजिए, 24/7 अपना काम करता रहता है। तो इसके बाद पाणी ग्रहण, और पाणी ग्रहण में ये सप्तपदी। तो सप्तपदी में जो हमारा सेक्शन 7 क्लॉज 2 कह रहा है कि भाई मैरिज कंप्लीट एंड बाइंडिंग तब होगी जब दोनों के द्वारा 7 स्टेप कंप्लीट कर लिया हो। कभी आपने गौर किया है रूरल एरियाज में, आजकल शहरों में तो कोई मतलब नहीं रह गया है, यही पता नहीं चलता कैसे सप्तपदी हुई, पंडित जी ने कौन कौन से मंत्र बोले, ये कुछ पता नहीं रहता। लेकिन यदि प्राचीन टाइम के लोगों से आप बात करेंगे, दादी जी या मदर से बात करेंगे, तो जिस समय ये सप्तपदी होती है उस समय महिलाएं गीत गाती रहती है। और चूंकि एंशिएंट टाइम में लोग काउंटिंग नहीं जानते थे या काउंटिंग में कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो इस पर्पज से जब ये सप्तपदी होती है तो कोई 7 पॉट बर्तन, वो मिट्टी के भी हो सकते हैं, आजकल पीतल के भी रख लेते हैं, कोई तांबे के 7 बर्तन लेकर के आते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जैसे ही पूरा होता है तो एक बर्तन को उठा करके रख दिया जाता है। तो सेक्शन 7 क्लॉज 2 ये कह रहा है कि मैरिज कंप्लीट एंड बाइंडिंग तब होगी जब 7 स्टेप कंप्लीट कर लिया हो दोनों ने। तो इस तरीके की जो ट्रेडिशनल मैरिजेज होती हैं उसमें महिलाएं बैकग्राउंड में कुछ गीत, वो भी ट्रेडिशनल ही होते हैं, वो अपनी अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से उन्हें गाया जाता है। उसमें वो बोलती हैं कि जैसे ही फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है, देखिए कई तरीके के प्रोसीजर साथ में चल रहे हैं। एक तरफ पॉट बर्तन को भी उठा के रखा जा रहा है, कुछ महिलाएं फास्ट करती हैं, वो कोई आइटम भी यहाँ फेंक रही हैं, और तीसरी जगह पर वो महिलाएं जो गीत गा रही हैं, वो गीत गाने के साथ साथ एक बात और कहती हैं अपने पीछे उसमें कि भाई जो टाइटल है, टाइटल क्या, यानी कि एंशिएंट टाइम में ये माना जाता था कि ट्रांसफर ऑफ पोजीशन बाय द फादर टू द ब्राइड ग्रूम, यानी कि अपनी लड़की को कन्यादान के थ्रू पिताजी ब्राइड ग्रूम को सौंपते थे। तो जैसे ही ये महिलाएं उस गीत को गाती हैं, उसमें पीछे की लाइन में ये बोल दिया जाता है कि अभी भी टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, मतलब फर्स्ट राउंड हुआ है तो ये मत सोच लेना कि टाइटल का ट्रांसफर हो गया है, ये हस्बैंड वाइफ हो गए। तो जो बात हमारे ट्रेडिशनल कस्टम्स में कही जा रही है, उसी बात को हमारा सेक्शन 7 कह रहा है। तो चाहे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, 6th राउंड, फॉर एग्जाम्पल 6th राउंड जैसे ही कंप्लीट होने वाला था,
या 6 राउंड कंप्लीट हो गया लेकिन 7 राउंड कंप्लीट नहीं हुआ और उससे पहले ही चक्कर लगाते लगाते चाहे हस्बैंड चला गया या वाइफ की डेथ हो गई या हार्ट अटैक आ गया या और कोई बीमारी हो गई और वो 7 राउंड कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वो हस्बैंड वाइफ नहीं बन पाएंगे क्योंकि सेक्शन 7 का क्लॉज सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ है, जो क्लियरली इस बात को कह रहा है कि मैरिज कंप्लीट एंड बाइंडिंग तब होगी जब दोनों के द्वारा 7 स्टेप कंप्लीट कर लिया गया। तो इस तरीके से कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज या वैलिड हिंदू मैरिज के लिए सेक्शन 5 एंड सेक्शन 7 की कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। यदि कोई सेक्शन 7 का वायलेशन करता है, कस्टमरी सेरेमनी या शास्त्रिक सेरेमनीज को परफॉर्म नहीं करता है, तो वो वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। देखिए एग्जाम में चाहे वो नेट जीआरएफ की एग्जाम हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहां हिंदू लॉ उसके सिलेबस में हो, एक ये केस कई बार पूछा गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड केस है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को एक डायरेक्शन दिया था कि भाई मैरिजेज के रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए विवाहों के पंजीयन को अनिवार्य कर दिया जाए, प्रत्येक स्टेट में कंपलसरी कर दिया जाए। तो सभी स्टेट ने अपने अपने यहाँ मैरिज के रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक्ट बनाए और उसी रेफरेंस में राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान गवर्नमेंट ने द राजस्थान कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2009 पास किया, जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कंपलसरी है, लेकिन अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो मैरिज की वैलिडिटी इफेक्ट नहीं होगी। नॉन रजिस्ट्रेशन नॉट वैलिडिटी द इफेक्ट ऑफ द मैरिज। कि अगर कोई पार्टी जिसकी मैरिज हो गई है और वो अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो उनकी मैरिज वैध विवाह वैलिड मैरिज मानी जाएगी। ये एक्ट मैरिज की वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं करता है यदि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया हो तो। और सेक्शन 8 हिंदू मैरिज एक्ट में एक छोटा सा प्रोविजन है कि यदि रजिस्ट्रेशन नहीं, ऑप्शनल है कि रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, लेकिन अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो 25 रुपीज फाइन है और वो मेरे ख्याल से आज तक किसी ने दिया नहीं है और किसी पर वो फाइन लगाया गया भी नहीं है। तो इस तरीके से आपके सेक्शन 5 to 8 हिंदू मैरिज कंप्लीट हो गया।